नमस्कार सभी को, क्या हालचाल है। तीसरे लेक्चर में मैं श्रीनिवास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और अभी तक जो आप अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का। और इसी तरह आप बने रहिए, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा तो काम है पढ़ाने का, सो कर रहे हैं। लेकिन आप कम समय पे कितना ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरे लेक्चर्स में साइंस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और कोशिश किया है, मैंने मेहनत बहुत की हुई है इसके लिए कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े और सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एक एक वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए, है ना। सब यही चाहते भी हैं लास्ट टाइम पे, यार मुझे ये टॉपिक देखना है, ये टॉपिक देखना है, ये टॉपिक देखना है। सारे टॉपिक अगर मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेक्चर्स थोड़े लंबे ज़रूर जाते हैं क्योंकि मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ जो काफ़ी बड़े हैं। बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई 20 मिनट का, कोई 25 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए केवल आप ध्यान से इसको पूरा देखा करिए। और लोगों को लगता है यहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, आपको लग रहा हो कि जो टीचर आपको कंटेंट सही दे रहा हो आप वहाँ रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे ही वीडियो देखिए, ठीक है, पर मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जो लोग अच्छा कंटेंट चाह रहे हो अच्छे टीचर के पास जाएं, है ना। तो मैं हूँ उस तरह का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं क्या चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर कंटेंट बहुत बढ़िया है और आप समझा बहुत अच्छा रहे, तो आप बिल्कुल रहें। और ज़रा सा भी अगर डाउट हो तो अब मैं क्या करूं, मैं कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो आप बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल किसी और की वीडियोस आप रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जनरली कम ही होता है कि इस टॉपिक से सवाल ना आए। अगर आप वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर एसएससी लेवल का, ठीक है, या एसआई वगैरह का है, ठीक है, या किसी और भी अगर वनडे का है, स्टेट पीसीएस वगैरह में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से सवालें ना बने आपकी। यहाँ से सवालें कई बार और बड़ी अच्छी अच्छी सवालें बनती हैं। तो ज़रा हम देखते हैं एक एक करके। हम आज का जो टॉपिक है ये मानव रोग का है और थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इस वजह से मैं पहले बोल रहा हूँ कि थोड़ा खाने पीने की चीज़ साथ में रख लीजिए और सुनते भी अगर चलेंगे। और छोटा छोटा लिखता हूँ, मतलब पूरा एक पेज अगर आप चाहेंगे तो पूरी क्लास का नोट्स बन जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नुमा बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की भटकाव वाली बातें करेंगे नहीं। और मानव रोग से संबंधित सारे सवाल पॉइंट्स के रूप में आपके सामने मैं रखता चलता हूं, आप उसको समझते चलिए और नोट करते चलिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, पहला रोग से बात करेंगे तो हम देखते हैं मानव रोगों को किस तरह से हम डिवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया, ह्यूमन डिजीजेस, ह्यूमन डिजीजेस, मानव रोग। ठीक, दो सेक्शंस देख रहे हैं मानव रोग के लिए। एक तो पहला ऐसा देखेंगे कि जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रजीवगण, फंगस, इससे होने वाले रोग देखेंगे। और जो अलग से देखेंगे एक सेक्शन, वो है जैसे केमिकल से होने वाले रोग, जैसे आर्सेनिक से होने वाला रोग या नाइट्रेट से होने वाला रोग या किसी और चीज़ों से, जो इस तरह के कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनसे किस तरह से रोग कौन कौन से होते हैं, वो उनकी अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं किससे किससे, तो दो हिस्सों में हम देखेंगे। एक ह्यूमन डिजीजेस जो कि सीधा वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रजीवगण, प्रोटोजोआ और फंगस, कवक से होने वाले जो रोग हैं हम उनको एक सेक्शन में देखेंगे। और दूसरे सेक्शन में देखेंगे जो अलग से पूछे जाते हैं कुछ रोग, उनकी बात हम अलग से करेंगे क्योंकि वह इनकी वजह से नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीजेस, मानव रोग। तो सबसे पहला जो है हम यहाँ पर जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग। कौन कौन सा देखेंगे भैया? पहला देख रहे हैं जीवाणु जनित रोग।
जीवाणु जनित रोग। दूसरा देखेंगे हम विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जनित रोग। थर्ड देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला, प्रजीवगण से। एंड लास्ट वन इज फंगस, कवक से होने वाला रोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी जीवाणु जनित, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीजेस। थोड़ा तेज चलेंगे, बड़ा टॉपिक है ना। आप लोग बने रहिए यार, बहुत प्यारे हो आप लोग, सपोर्ट करते हो इतना। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया की खोज किसने की है? एक पॉइंट यहां यही देख लेते हैं, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज किसने कर रखी है मेरे भाई? ल्यूवेनहॉक महोदय ने, ठीक है ना। और ल्यूवेनहॉक महोदय ने बैक्टीरिया की खोज की हुई है, इसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। चलिए, किसने खोज की है याद रखिएगा, किसने खोज कर रखी है? आपका ल्यूवेनहॉक महोदय ने, कई बार पूछा गया है। तो बैक्टीरिया की खोज करता कौन है भैया? डिस्कवरी जो की हुई है वो ल्यूवेनहॉक ने की है। जरा रोग देखते हैं। हैजा, पहला रोग की मैं बात कर रहा हूं, उसका मैंने क्या नाम रखा है? हैजा, ठीक है। इंग्लिश में कह लीजिए कॉलेरा। अब लोगों के दिमाग में ये भ्रम आता है कि सर किस तरह से हम जो है इनके विषाणुओं का नाम कैसे याद रख सकते हैं? इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है विषाणु, उनका नाम हम कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, जरा देखें, इसके नाम में ही है उस विषाणु का नाम, कॉलेरेई, है ना, विब्रियो कॉलेरेई। तो आप नाम याद करने पे मत जाइए इसका, जहां नाम याद करने को मैं आपको बता दूंगा, विब्रियो कॉलेरी। आप देखिए, कॉलेरा से कॉलेरी, तो आपको यहां दोनों नाम अगर याद रहेंगे, ये कॉलेरा अगर याद रहेगा तो वहां से कॉलेरी, ठीक है। इसलिए इंग्लिश वर्ड यहां पे याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। पहला हमने देखा हैजा, हैजा देखा, ठीक है। और हैजा में ऐसे याद रखिएगा, हैजा में मैं यहां बता रहा हूं, एकदम पॉइंट वाली बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, पचता नहीं है खाना वगैरह जो भी रहता है, और उल्टी, दस्त, आप इसके ऐसे आप लक्षण देख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत प्रभावित होती है। किसके केस में? हैजा के केस में, कॉलेरा के केस में। नेक्स्ट आते हैं जरा टाइफाइड। क्या आते हैं? टाइफाइड। नेक्स्ट आते हैं टाइफाइड। नाम ये तो सुना ही होगा, टाइफाइड जो बुखार होता है, पता नहीं लगता है साला, बहुत दिन से रहता है शरीर में, लोगों को पता नहीं लगता है, और यह जल्दी सही भी नहीं होता है। अब दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जानलेवा नहीं है, पर अगर नहीं इलाज कराया गया तो केस बिगड़ भी सकता है। तो टाइफाइड जो है इसके लिए जो उत्तरदायी बैक्टीरिया है, उसके लिए अगर मैं नाम लिखूं ऐसे देखिए, साल्मोनेला, साल्मोनेला, ठीक है ना, टाइफी, टाइफी।
अब आप देखिए, नाम याद करने की जरूरत है क्या? टाइफाइड से टाइफी, कॉलेरा से कॉलेरी। तो कुछ के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो टफ होंगे जहां नाम से मैच नहीं कर रहा वो मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह क्या है? टाइफाइड के लिए जो जिम्मेदार है वह यह है। टाइफाइड के केस में पूरा शरीर एक तरीके से रहता है जिम्मेदार, इन्फेक्शियस रहता है, कमजोरी रहती है, भूख नहीं लगती है, यकृत वगैरह भी प्रभावित रहता है। तो वो एक तरीके की ये चीजें हैं, ठीक है? चलिए, हैजा हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं जरा। प्लीज आप सभी लोग जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बना करके और एनर्जी के साथ देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए, टाइफाइड हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं जरा। नेक्स्ट पर आते हैं डायरिया, अतिसार। डायरिया, डायरिया, डायरिया है ना, HOE, आप इसको ऐसे डायरिया कह लीजिए। ठीक है, डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका नाम है ई कोली। ई कोली नामक बैक्टीरिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायरिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ई कोली। डायरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ई कोली, ठीक है? ई कोली, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसको अतिसार भी बोला डायरिया जो है अतिसार भी बोला जाता है, इसको अतिसार। है ना? चलिए आगे चलूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम जरा, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, है ना? नेक्स्ट आते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट, लेप्रोसी। बहुत से लोगों को लगता होगा कि सर ये फंगस से होता है। जी नहीं, लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है वह किससे होता है मेरे भैया? कुष्ठ रोग जो है आपका बैक्टीरिया से है। उस बैक्टीरिया का नाम है, देखिए आपको अब यहां पर भी लिख रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद नाम ही नहीं लिखूंगा उन सब का। माइक्रोबैक्टीरियम लैपेरेई, ठीक है ना? माइक्रोबैक्टीरियम लैपेरी। तो लेप्रोसी से लैपेरी, ठीक है? ई कोली वाला देखिए, जैसे ये याद रखना है, यहां नाम नहीं मैच कर रहा है। टाइफाइड में टाइफी, कॉलेरा में कॉलेरी, समझ रहे हैं? तो मैं वही नाम लिखूंगा जो थोड़े से अनमैच रहेंगे। बाकी सबका ऐसे याद रखिएगा कि ये जो इनके नाम में ही मिलेगा, तो आपको भी याद रहेगा उसी तरह से और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? पर मैंने यहां लिख दिया क्योंकि भी शुरुआत है, तो आपको चीजें जो हैं वो याद रहें, ठीक है? वो याद रहें। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूं। टीबी, ट्यूबर, ये कुष्ठ रोग में यार जो अंग प्रभावित होते हैं ना, वो जनरली जैसे ये नाखून वगैरह के आसपास के हिस्से, पैर की जो गांठें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, ठीक है? जैसे पैर वगैरह के नाखून वगैरह गांठें हो गई, और ये हाथ वगैरह की उंगलियां हो गई, ये तो हल्की सी सड़न सी रहती है, तो ये कुष्ठ रोग में होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है जाना, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अंग कौन से प्रभावित होते हैं आपके? फेफड़े, लंग्स। कौन प्रभावित होता है टीबी के केस में? टीबी के केस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जनरली फेफड़े होते हैं, ठीक है? ज्यादातर फेफड़े होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ज्यादातर क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, ठीक है? तो आप इसके लिए भी आप याद मत रखिएगा कि इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसमें आपको कुलोसिस करके मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। इसके लिए जो दवा है वो BCG आती है, जो टीका है, एक BCG का टीका आता है, BCG का टीका, है ना? BCG का टीका फुल फॉर्म है बैसिली कालमेटी ग्यूरिन। BCG का टीका लगाते हैं, फुल फॉर्म है बैसिली कालमेटी ग्यूरिन, ठीक है? बैसिली कालमेटी
ग्यूरिन। क्लियर है? देखिए बोर्ड इतना ये सेंसिटिव है कि मच्छर भी बैठ जा रहा है तो ये बोर्ड अपने आप चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बैसिली कालमेटी ग्यूरिन ये है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में यार एक बात और याद रखिएगा आप, जरूरी नहीं है कि टीबी लंग्स में हो, पर जनरली ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो लंग्स से ही प्रभावित होते हैं, लंग्स में पानी वगैरह भर जाता है। टीबी किसी और हिस्से में भी हो सकती है शरीर के, लेकिन उस दौरान भी लंग्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, लंग्स की ही जांच करके देखा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि टीबी सिर्फ और सिर्फ लंग्स में नहीं हो सकता है। अगर कोई कहते कि सिर्फ और सिर्फ लंग्स में ही होता है, ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं। तो आपने यहां से देखा हैजा, टाइफाइड, डायरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? यह सब जो है आपके किससे होने वाले रोग हैं? आपके बैक्टीरिया से, जीवाणु जनित रोग हैं। और जरा देख लेते हैं, और जरा देख लेते हैं। टिटनेस नेक्स्ट है, टिटनेस या टिटेनस। टिटनेस होता है ना, टिटनेस, बैक्टीरिया टिटैनी, तो नाम में ही आ जा रहा है तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, टिटनेस। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इस केस में, तंत्रिका तंत्र। भैया ये टॉपिक बड़े हैं तो प्लीज आप धैर्य रख के देखिएगा। ठीक है, या आप फास्ट करके देख लेना, जो लोग नहीं देख रहे हो वो फास्ट करके आप देख लेना। ठीक है, बड़े टॉपिक अब क्या कर सकता हूं, या तो कहो भगा के पढ़ाऊं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चीजें छूट जाती हैं फिर उसमें। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस में, टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लियर है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई हैं आप सभी को? क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, अब यहां जगह नहीं है पर यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो टिटनेस आप देख लिए, टिटनेस। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस के केस में। और मैं यहां आपको एक इंपॉर्टेंट बात पहले बता देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। टिटनेस आपने देखा होगा जंग लगी चीजों से। मान लीजिए मैं कोई नई चाकू एकदम खरीद करके ले आया है, लोहे की नई चाकू, जंग नहीं लगा हुआ है, उससे हाथ कट गया, क्या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाऊंगा? नहीं। याद रखिए, टिटनेस का जो जीवाणु है टिटैनी, वह ज्यादातर मिट्टी में और कुछ हद तक हवा में पाया जाता है। तो मिट्टी में कार्य करने वाली चीजों से अगर चोट लगती है, वो चाहे प्लास्टिक हो, चाहे शीशा हो, चाहे लोहा हो, कुछ भी हो, आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि यह बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यह ज्यादातर मिट्टी में ही पाया जाता है। दूसरी चीज, जंग लगी चीजों से, क्योंकि हवा में भी कुछ हद तक पाया जाता है, तो जो हवा से जंग लगती है मॉइस्चर की वजह से, नमी के कारण, तो ये वहां पर अपना एक आवास बना लेता है उस चीज के ऊपर, तो वहां से भी शरीर में प्रवेश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहां से भी शरीर में प्रवेश करने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे आते हैं जरा। नेक्स्ट जरा देखते हैं, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया कहते हैं इसको। गले में मोटे मटमैली परत जम जाती है एक, तो गला प्रभावित होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? इससे प्रभावित अंग कौन सा है? गला है। प्रभावित अंग कौन सा है? गला है। डिप्थीरिया प्रभावित अंग गला। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं जरा, काली खांसी। काली खांसी या कहीं कहीं कुक्कुर खांसी भी कहते हैं, कुक्कुर खांसी, या वूफिंग कफ, ये याद रखिएगा, वूफिंग कफ। गला प्रभावित होता है इसमें भी, डिप्थीरिया में भी गला प्रभावित हो रहा है, काली खांसी में भी क्या हो रहा है आपका, क्या क्या प्रभावित हो रहा है? यह गला प्रभावित हो रहा है। आपको बात समझ में आई? तो यहां से आप याद रखिए, काली खांसी,
उसको कुक्कुर खांसी भी बोला जाता है, या अंग्रेजी शब्द देखें तो वूफिंग कफ बोला जाता है। इसमें भी गला प्रभावित होता है आपका। और डिप्थीरिया में क्या होता है, मोटे मटमैले रंग की एक परत जम जाती है जिससे सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है डिप्थीरिया के केस में। ठीक है, डिप्थीरिया के केस में ये चीजें होती हैं। ठीक है, आगे जरा देखते हैं निमोनिया। नेक्स्ट आगे आते हैं जरा, निमोनिया। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया, इससे प्रभावित फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। यह भी किसकी वजह से होता है, निमोनी करके एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है निमोनी, है ना। तो उसके नाम में ही है, तो आपको इतने नाम याद करने की आवश्यकता यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं आपको नाम याद करने की आवश्यकता। क्विज में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये चीज हमको ऑलरेडी आ रही है, क्योंकि उसके नाम में ही वो चीज मिल जाएगी आपको। समझ रहे हैं बात आप? तो आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो निमोनिया, डिप्थीरिया, ठीक है। एक रोग और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पूरा बोर्ड भर दे रहा हूँ, गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरिया, ताकि आप किसी भी तरह से हल्के ना पड़े। गोनोरिया यह यौन संक्रामक रोग है, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से होता है। यौन संक्रामक, यौन संक्रामक रोग, यौन संक्रामक रोग है यह। ठीक है, यौन संक्रामक रोग है। देखूंगा अगर भाई पूरा रोग अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा टाइम, तो मैं बीच में इसको थोड़ा सा रोक के और आपको कुछ अलग से 2 पार्ट में मतलब ये वीडियो मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा। अब मान लीजिए अब ये 2 घंटे की हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना सबके लिए, तो इस वजह से जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 2 पार्ट में कर दूँ, अगर एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रयास कर रहा हूँ जल्दी जल्दी चीज़ों को खींचने की। तो आप ये देखिए, यह यौन संक्रामक रोग होता है, यौन संबंध से फैलता है अगर एक बैक्टीरिया दूसरे में प्रवेश कर जाता है। तो आपके यहाँ सारे नाम दिख रहे हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सारे मैंने बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, आप उसको प्लीज नोट कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको समझ में आ ही रहा होगा, सबको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने कहाँ क्या क्या चीजें लिखी हैं। जो क्लास लगातार देख रहे हैं उनको सारी बातें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। ये खिचड़ी जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद खिचड़ी है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप खाइए और मजा लीजिए। तो यहाँ से आगे चलते हैं जरा हम, और उससे पहले मैं एक पॉइंट छोटा सा और बताना चाह रहा हूं, उसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एंटीजन का नाम सुना है आपने? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो ट्रिपल एंटीजन किसको दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है। किस किस चीज से बचाव के लिए, वो याद रखिएगा। ट्रिपल है तो 3 नाम आएंगे, डिप्थेरिया, टिटेनस, और ये आपकी काली खांसी, कुक्कुर खांसी है, वूफिंग कफ। वही जो नाम है, वूफिंग कफ। तो इन तीनों चीजों से बचाव के लिए, डिप्थेरिया, टिटेनस और वूफिंग कफ से बचने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। इसको भी जरूर याद रखिए आप, ठीक है, इसको भी जरूर याद रखिए, ठीक है। तो जितने लोग वाकई में पढ़े हुए हैं, जो लोग तैयारी ठीक ठाक कर रहे हैं, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सर इससे बेस्ट क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। अब मुझे भी पता है इससे बेस्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे चलता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। ये बैक्टीरियल डिजीजेस हो गई। आप इतना याद रखिए, वैसे दुनिया में तो करोड़ों डिजीजेस हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आता हूं, नेक्स्ट पर आता हूं। वायरस, विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो मैं एक ही लेक्चर में कर दूंगा, तो प्लीज आप है ना, वायरस से होने वाले रोग। अब इतना भी खराब तो मैं नहीं पढ़ाता हूं कि आप लोग जो है इतना बोरियत महसूस करें, ठीक है। तो ठीक है, मेरा तकिया कलाम है। चलिए आगे आता हूं। विषाणु जनित रोग देखते हैं, तो उससे पहले इसकी खोज भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले इसकी खोज भी देख लेते हैं। तो किसने की थी?
दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की, दिमित्री इवानोव्स्की, ठीक है। दिमित्री इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। जो सबसे पहला खोजा था इन्होंने, वह खोजा था तंबाकू विषाणु में, टोबैको वायरस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोबैको वायरस। सारे सवाल मिल रहे हैं ना? किसी के दिमाग में कोई डाउट तो जा नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए, एक अच्छे टीचर की पहचान यही होती है कि वो एक तरफ से टॉपिक को ले चलता हुआ और उसको समेटते, है ना, और कुछ छूटे भी ना आपके। टोबैको वायरस, तो टोबैको वायरस यहाँ पर है ना। चलिए आगे अब आते हैं, जरा अब मेन चीजों पे देखते हैं। सबसे पहला मेरे भैया देखते हैं हम एड्स के बारे में बात करते हैं। AIDS, एड्स, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो, नोट करते चलिए ऐसे ही छोटा छोटा, पोथा मत बनाइए, मतलब नहीं निकलेगा, है ना। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्लियर। जरा देखते हैं, इम्यून सिस्टम आपका प्रभावित होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम आपका जो है खत्म हो जाता है। जिसको भी एड्स होता है उसका इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता एक तरीके से शरीर की खत्म हो जाती है। इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट का नाम याद रखिए। टेस्ट कई किए जाते हैं लेकिन जो एग्जाम में मेजर पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड एज एलिसा टेस्ट, ठीक है ना। जो टेस्ट किया जाता है इसके लिए एक टेस्ट की जाती है, जांच की जाती है, उसका क्या नाम है? एलिसा, AELISA, एलिसा, ठीक है। एलिसा टेस्ट किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड, इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। तो एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या सिस्टम आपका यहां पर गड़बड़ हो रहा है? प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की खत्म होने लगती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की वो मेरे भैया खत्म होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जरा हम नेक्स्ट आते हैं गलसुआ, नेक्स्ट रोग की अगर यहाँ बात करूँ तो गलसुआ, आपने नाम सुना है? गलसुआ, मम्प्स, ठीक है, मम्प्स, गलसुआ, मम्प्स, यह भी विषाणु जनित रोग है और इसके लिए जो विषाणु है उसका नाम है रूबुला वायरस। क्या नाम है उसका? रूबुला वायरस, रूबुला वायरस, रूबुला वायरस। इसमें प्रभावित क्या होता है? लार ग्रंथि प्रभावित होती है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ऐसे याद रखिएगा, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वह इसमें प्रभावित होती है और उसमें सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गलसुआ नामक रोग हो रहा है, ठीक है ना, जिसको मम्प्स भी बोला जाता है, गलसुआ नामक रोग बोला जाता है, ठीक है। तो लार ग्रंथि में सूजन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है मेरे भैया? रूबुला वायरस, रूबुला वायरस। आगे आते हैं जरा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ जरा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी में जो है अंग कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है, जरा देखते हैं। हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, आपको बस उसमें केवल अंग याद रखना है। हेपेटाइटिस बी यह भी किससे हो रहा है? हेपेटाइटिस बी अंग जो प्रभावित हो रहा है वो लीवर हो रहा है, लीवर की कार्य करने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से हो रहा है? विषाणु जनित है और यह लीवर को प्रभावित करता है,
यह लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलूँ आगे, चलिए अब जरा आगे चलते हैं और जरा देखते हैं पोलियो। नेक्स्ट जरा देखते हैं पोलियो। नेक्स्ट रोग देख रहे हैं पोलियो। एक एक पॉइंट ऐसे ही मैं लिखता चलूँगा, आप जरा देखते चलिए। पोलियो, ठीक है, पोलियो भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो भी क्या है मेरे भैया? विषाणु जनित रोग है। और इसके लिए भी अगर रिस्पॉन्सिबल देखें तो पोलियो माइलिटिस नाम ही इसका, मैंने बोला है ना कि आपको मिल जाएंगे वैसे, पोलियो माइलिटिस वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोलियो के लिए पोलियो माइलिटिस उसके नाम में ही आ रहा है। तो पोलियो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार? ठीक है, कोशिश करिए। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या रहती हैं कि आप लगने लगती हैं, जब लगे कि बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा पानी वानी पियो और फिर चीज़ों को देखो, ये आपके काम की ही हैं। ठीक है, तो पोलियो और आप लोग याद है तो मेरे साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। वैसे पोलियो में बॉडी का अंग जो है प्रभावित होता है, उसका विकास सही ढंग से नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पल्स पोलियो अभियान जो चलाया गया था 1995 में चलाया गया था। ठीक है ना, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके लिए एक जनरल नॉलेज रहे। पल्स पोलियो अभियान, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पल्स पोलियो अभियान जो चलाया गया था वो 1995 में स्टार्ट किया गया था। और भारत पोलियो मुक्त हो चुका है कब? 2014 में। 2014 में भारत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक है, भारत जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त हो चुका है। अब पोलियो की टीके की बात अगर करें तो पोलियो की टीके की बात करें तो किसने की है? जोन्स साल्क। किसने की है? जोन्स साल्क महोदय ने की है। किसने की है? जोन्स साल्क महोदय ने की है। जोन्स साल्क महोदय ने पोलियो की टीके की खोज की हुई है। क्लियर है? इतने पॉइंट्स आपको पोलियो से जानने थे, बस यही है। ठीक है, आपको जितना पॉइंट यहाँ पोलियो से जानना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट डेंगू। ठीक है, डेंगू भी क्या है? एक प्रकार का वायरस है। ठीक, देखो यार, एक चीज हमेशा याद रखिए आप, जैसे कॉलेरा है, डायरिया है, गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से यह चीजें जो हैं होती हैं। हमेशा याद रखिए, डायरिया होता किसकी वजह से है? जीवाणु की वजह से होता है। फैलता किसकी वजह से है? पानी या खाने, गंदे खाने की वजह से फैलता है। याद रखिए, फैलाना और होना अलग अलग बातें हैं। एग्जाम में ट्विस्ट करके एक दो बार पूछ लिया गया है और बच्चों ने गलत कर दिया है। जैसे सवाल ये था, डेंगू किसकी वजह से होता है? अब नीचे क्या क्या लिखा था जरा देखिए। मच्छर, पहला ही ऑप्शन उन्होंने मच्छर, वो मच्छर का नाम लिखा। दूसरा जीवाणु, तीसरा विषाणु, चौथा कवक। अब लोगों ने मच्छर लगा दिया। भैया किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। फैलता किसकी वजह से है? मच्छर की वजह से होता है। तो ये होना और फैलना दो अलग अलग बातें हैं, तो आप इसको प्लीज याद रखा करिए। ठीक है, चलिए डेंगू के लिए बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सा मच्छर रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए। ठीक है, कौन सा मच्छर जो है रिस्पॉन्सिबल है? तो डेंगू पहली बात तो वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल है। और यह मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज, फीमेल एडीज। ठीक है ना, फीमेल एडीज। ठीक है, इस पे क्या प्रभावित होता है? आपका स्प्लीन्स, स्प्लीन्स नहीं, आपका प्लेटलेट्स जो होती हैं, ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कम होने लगती है। प्रतिरोधक क्षमता हल्की कम होने लगती है।
बुखार रहता है, प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है आपकी वो घटने लगती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। किसके केस में? किसके केस में मेरे भाई? डेंगू के केस में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेंगू के केस में ये चीज़ें होती हैं। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घटने लगती हैं और जो है आपका इसमें बुखार बहुत तेज रहता है, बुखार बहुत तेज रहता है और इसको एक नाम दिया जाता है कभी कभी हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार रहता है, पेन होता है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? तो आप प्लीज़ साथ में बने रहिए और आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को देखते हैं, कवर अप करते हैं। मैं पूरी चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, अब जिसको बोर लग रहा हो यार तब अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है, नाच गाना तो यहाँ कर नहीं सकता है ना, उसके लिए अलग स्टेज चाहिए होता है, शिक्षा का है तो मैं नहीं कर सकता, और ना मुझे बहुत ज़्यादा शायरी वायरी का शौक़ है, ना मुझे आती हैं, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभार निकल गई तो बात अलग है ना। काम है टू दी पॉइंट, आपको मैटर दो, खिसक लो, बस इतना ही चाहिए। और आप भी टू दी मैटर पॉइंट लो, चीज़ों को दिमाग में सेटल करो, ये टॉपिक कवर हो गया, अपने आप को समझाओ, कॉपी बंद, बात खत्म, पेपर हुआ, पेपर निकल गया, संतुष्टि, मिठाई भेज देना मुझे, एड्रेस डाल दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा जिसका, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा पर्सनल फ़ोन करके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं यार ज़रा हम, ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा। रेबीज़, नेक्स्ट रोग पर आते हैं ज़रा, रेबीज़। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। यह कुत्ते, बंदर, बिल्ली के काटने वगैरह के काटने से फैलता है, काटने से फैलता है, और होता किसकी वजह से है? विषाणु की वजह से। रेबीज वायरस होता है, फैलता किसकी वजह से है? कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, ठीक है। और प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है आपका? नर्वस सिस्टम। और हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसमें पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। एक इसका सिम्टम है कि जो है पानी से डर लगने लगता है ना, इसका सिम्टम है कि यह पानी से इसमें डर लगने लगता है। क्या यहाँ तक सारी बातें आप सभी को समझ में आई हैं? सारे रोग आपको यहाँ तक समझ में आए, जितने भी मैंने आपको वायरस से होने वाले रोग बताए हैं, इतना अच्छे से लिखा हूँ यार, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना अच्छे से तो कॉपी में भी नहीं लिख पाओगे, है ना, तो प्लीज़ इसका जो है आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं हम ज़रा जॉन्डिस, नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट आ रहा है वो जॉन्डिस भी जो है, जॉन्डिस पीलिया, जॉन्डिस पीलिया, प्रभावित अंग यकृत, पीलिया भी इसी की वजह से होता है, ठीक है। जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो बिलिरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यकृत के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में पीलापन होने लगता है, जिसी को जॉन्डिस कहते हैं। भूख वगैरह नहीं लगती है। इसका बहुत अच्छा इलाज है गन्ने का जूस, मूली खाइए सर्दी हो जाए, आपका पालक भी मिला करके लोग खाते हैं, है ना, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए जॉन्डिस भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। जॉन्डिस भी क्या है मेरे भैया? विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे आते हैं हम ज़रा कुछ और देखते हैं। चिकन पॉक्स है ना, छोटी माता, छोटी माता चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आप नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। छोटी माता चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स, छोटी माता। और एक होता है स्मॉल पॉक्स, नाम देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, स्मॉल पॉक्स। देखो यार सारे रोग एक ही वीडियो में हैं
और आपको मालूम है एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मैंने आपको जानबूझ के मैं एक जगह बता रहा हूँ ताकि आप प्लीज़, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं मैं सबको डील कर रहा हूँ, टीके मीके जो भी उससे बन सकते हैं सवाल, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स, इनको बड़ी माता कहा जाता है। ये बड़ी माता वाता करके क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, आएगा तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स या चेचक लिख के देता है। स्मॉल पॉक्स का मतलब है यहाँ पे चेचक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेचक। और ज़रा देखिए, यह दोनों वायरस की वजह से होते हैं, ये दोनों वायरस की वजह से होते हैं। मैं दोनों वायरसेस का नाम अभी लिख दे रहा हूँ। और याद रखिएगा बड़ी माता और छोटी माता में अंतर क्या है, मीन्स चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अंतर क्या है, उसको ज़रा सा सुन लीजिए। हो सकता है कोई अच्छा एग्जाम अगर आप देने जाए तो उसमें पूछ लिया जाए। छोटी माता चिकन पॉक्स में बुखार, मान लीजिए आपको बुखार आया, उसके 2-3 घंटे बाद ही छोटे छोटे पानी वाले दाने आ जाते हैं शरीर पर। यह छोटी माता का केस है। बड़ी माता के केस में क्या होता है, 3-4 दिन पहले से बुखार रहता है, तेज बुखार रहता है, और 3-4 दिन बाद दाने निकलते हैं, और वो भी दाने जो है वो बड़े बड़े निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी कौन है, स्मॉल पॉक्स, जिनको बड़ी माता कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, बड़ी माता कहा जाता है। तो चलिए एक आते हैं आपका चिकन पॉक्स के लिए वेरियोला जोस्टर, वेरियोला जोस्टर और वेरियोला मेजर। ठीक है ना, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वेरियोला जोस्टर वायरस, वेरियोला जोस्टर वायरस। मेरे लिए आप लोग आप मेरे लिए इस पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है, मेरे कहने पे देखिए, आपको फायदा क्या होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप छोड़ रहे हो वो अलग इशू है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा या पसंद, ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ समझने वाला कुछ बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है बुक्स में भी ना मिले, ये सारे सवाल, ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें से ही सवाल आपके आगे बनेंगे। जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि ये इस तरह के सवाल आते हैं और इन्हीं में से आते हैं। तो प्लीज़ आप जो है आप थोड़ा सा इसको देखिए, मेरे कहने पे देखिए। और इसके लिए है वेरियोला मेजर। ठीक है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। किसने की थी, एडवर्ड जेनर। चेचक की टीके की खोज किसने की थी। अब देखिए यहां से एक पॉइंट, कोई कह दे इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं आता जो मैंने बोला है, या जो भी चीज मैं बोल रहा हूं कोई कह दे, कमेंट सेक्शन में ही आप लिख दो कि सर ये पॉइंट कभी नहीं पूछा जाया है, या पूछा जाएगा, या पूछा गया है। कोई बोल दे, जो भी मैंने एक अलग से मैंने कोई शब्द लिखा हो बोर्ड पर वो बता दे, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि टू दी पॉइंट बात करना, आपका टाइम मैं नहीं खराब करने आया हूँ। नितिन सर ने मौका दिया है तो उसको आप, मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए मैं खरा उतरूँ उस पर जो उन्होंने मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया, चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, क्या क्लियर हो गई बात, क्या यहाँ पे क्लियर हो गई बात। चलूँ आगे, चलूँ आगे, चलिए आगे आता हूँ ज़रा। अब ज़रा देखिए आगे क्या है। अब आगे आता है ज़रा H1N1, आपने सुना है H1N1, 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 इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू, नाम सुना होगा ना, ये सुअरों में होता है, पिग्स में, ये बर्ड्स में होता है, ये बर्ड्स में होता है। और कोई ये मत कहते ना सिर्फ मुर्गियों में होता है, ये किसी भी बर्ड्स में हो जाता है। लेकिन मानव जाति के संपर्क में सबसे ज़्यादा मुर्गियां हैं जो कि चिड़िया रूपी हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ जाता है, इसलिए मुर्गियों वगैरह को, जो फार्म वगैरह को मारा जाता है वगैरह, अगर इस तरह का वायरस फैलता है तो समझ रहे हैं आप। तो पक्षियों में भी वही बात है, बर्ड्स में ही होता है। आप कह दो किसी पक्षी में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है, ये सारी बातें आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद आते हैं, एक दो और देख लेते हैं। आपने इबोला का नाम सुना होगा, इबोला, नीफा वायरस, ये सब भी क्या है, वायरस हैं। इबोला, नीफा,
निफा वायरस जो है, ये सब क्या है आपके किसकी वजह से है? ये सब किसकी वजह से है? ये सब भी आपके वायरस की वजह से है। एक नाम और यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक नाम और आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा उसको देखिएगा। चिकनगुनिया, 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 शरीर पे लाल निशान और बुखार रहता है, यह भी वायरस की वजह से है। खसरा, याद रखिएगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खसरा ऐसा लगता है फंगल डिजीज है, लेकिन नहीं, इसको मीजल्स बोला जाता है। खसरा भी आपका वायरल डिजीज है, ठीक है। आपको वायरस से जितने रोग संभावित जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे डील किया, ठीक है। आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन वायरस से पूछे जा सकते हैं वो मैंने अब डील किया। यहीं तक सबसे बड़ा लंबा लेक्चर था, ठीक है, यहीं तक बड़ा लेक्चर था लंबा। अब इसके बाद जो है प्रोटोजोआ है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी जो है क्योंकि और भी रोग मुझे बताने हैं, तो इस वजह से मैं इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। और मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई हुई हैं, दो चीज़ें बताई हुई हैं। एक बताया हुआ है आपका क्या, एक बताया आपको मैंने जीवाणु, एक बताया विषाणु। जितने सवाल यहाँ से जीवाणु और विषाणु से बन सकते थे मैंने तकरीबन सभी को बताया है। यहाँ एक मैं इम्पॉर्टेंट नाम एक इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा, उस पर आर्ग्यू मत करिएगा प्लीज। हर्पीज, हर्पीज जो है ये वायरस है। ये आपको बहुत सी जगह फंगस दिख सकता है वगैरह, कुछ और भी दिख सकता है, लेकिन एक एग्जाम में आयोग ने आंसर क्या माना हुआ है, उन्होंने वायरस माना हुआ है। अब मैंने भी कई जगह पे चीज़ों को देखा, लेकिन अब सही से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्या काम किया है, जो आयोग ने भाई आंसर किया है आपके हिसाब से हमने उसी की बात की है, ठीक है, उसी की बात कर ली है। तो चलिए, आज मैं पूरा लेक्चर इसमें समेट नहीं पाया हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, आप भी बोर हो जाओगे, तो मैं आप इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में अगला लेकर के ही आऊँगा। आप उसमें आपके जो और रोग हैं दो, जो कि प्रजीवगण और आपका क्या है फंगस है, और जो मैंने कहा अलग से कुछ रोगों की जो मैं बात करूंगा वो भी है। तो अगला लेक्चर भी यार उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप माइंड मत करना, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको पूरा करूंगा। तो ये रोग का पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा आपका मानव रोग पार्ट 2, ठीक है, मानव रोग पार्ट 2 एक और आएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली हो नहीं पाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका मेरे संबंध इस तरह से खराब हो, है ना। तो एक नया लेक्चर जो मैं लेकर के आऊँगा इसके ऊपर, तब तक के लिए आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से रिवाइज करें। और प्लीज़ जो पिछला लेक्चर हुआ है, पिछला लेक्चर जो आपकी ग्रंथियों का हुआ है, उसको प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करिए। और जो मेरा इंडिविजुअल पेड बैच है, हम उसमें जो है बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये समरी है, लेकिन ये समरी आपके लिए उतनी ही लाभदायक है जितनी वो पेड वाली क्लास लाभदायक है, ठीक है। वहां पर क्या रहता है, चीज़ों को बहुत अंदर डिटेल में जाते हैं और समय लेकर के पढ़ाते हैं, जो कि मेरा इंडिविजुअल बैच में चलता है, तो वो अलग इशू पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भाई पूरा डिटेल से कराते हैं। तो जो लोग स्टेट लेवल के वैसे मेंस वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल में साइंस के सेक्शन में जाता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी आपके एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो मेरी बात सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यार, इसका मैं एक नेक्स्ट लेक्चर जरूर लेकर आता हूँ तुरंत, लेकिन इसके जस्ट बाद ही आपको मिल जाएगा, वो कल रात 9 बजे ही प्रीमियर होगा। प्लीज़ आप उसको मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें बताई हुई रहेंगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए कल मुलाकात करेंगे 9 बजे, बाय।